अब आएगा मेन असेसमेंट, रेगुलर और बेस्ट जजमेंट मेन असेसमेंट होता है। अब सी, रेगुलर कब होता है? जब तुम कोऑपरेट करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे तो बेस्ट जजमेंट। मतलब ये देखो, इसमें ऐसा है आइदर और। सी, दिखने में तुमको लग गया सर दो दो असेसमेंट, आदमी एक है, उसने रिटर्न फाइल किया किसी एक साल का है, तो दो दो असेसमेंट क्यों रहे? अरे दो बच्चों को पढ़ाना होता कोई एक ही चीज है। कैन यू सी आइदर और? मतलब क्या है, या तो तेरा रेगुलर असेसमेंट होगा या तो तेरा बेस्ट जजमेंट होगा। हाँ, ये तो होगा ही जोड़ी में। ये भी देख लो, देखो प्लस साइन, मैंने मस्त चीजें बनाई है। ये दो समरी असेसमेंट तो तेरा होने ही वाला है, वो तो एरा गैरा आलतू फालतू जो भी रिटर्न फाइल करा उसका बैंगलोर में समरी असेसमेंट होता ही है। प्लस जिन लोग के दिन खराब है, जिन लोग के बैड लक खराब है, उन लोग का या तो रेगुलर असेसमेंट होगा या फिर बेस्ट जजमेंट होगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है? अगर तू कोऑपरेट करेगा ना तो मिलजुल के रेगुलर असेसमेंट होगा, कोऑपरेट नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। और ये ज्यादा डेंजरस है। एक्चुअली तो दोनों ही डेंजरस है, कि दोनों में अपनी पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये वाला थोड़ा कम डेंजरस है क्योंकि मिलजुल के असेसमेंट करेंगे। और इधर के अपने को इनकम टैक्स वाले इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, उनको जो ठीक लगा अपने पे टैक्स ठोप देंगे। तो ज्यादा डेंजरस क्या है? बेस्ट जजमेंट वाला। ओके, तो एक स्टेप बाय स्टेप जाता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, रेगुलर असेसमेंट क्या है। ओके, टेल मी सेक्शन क्या है उसका? 143 टू 143 ना। सबसे पहले मालूम है, इसको लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी वर्ड सुना? स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी क्या होता है? छानबीन, पूरी डिटेल कार्रवाई। लेकिन कानून में इसको स्क्रूटिनी नहीं बोला है, क्या नाम दिया है? रेगुलर असेसमेंट। कैन यू टेल मी इसको रेगुलर असेसमेंट क्यों बोलते हैं? सी, थोड़ी देर में बात करूंगा ये क्या है, फिर कैसे होता है। मेरा स्टाइल एक ही है, व्हाट इज रेगुलर असेसमेंट एंड हाउ इट इज डन। समरी भी ऐसे ही पढ़ाया था, व्हाट इज समरी असेसमेंट, हाउ इट इज डन। तो इधर भी व्हाट इज रेगुलर असेसमेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलर, बताओ। रेगुलर मतलब नॉर्मल तरीका है, और असेसमेंट का नॉर्मल तरीका क्या है? तुमने जो बताया आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लो कि पूछताछ करो, पूछताछ करो। से कोई पसंद नहीं करता कि अपने पे पूछताछ करे, अपने चीटिंग करे, इन लोग मान लेवे, पसंद सबको यही है। लेकिन एक बार इनकम टैक्स वाला बन के सोच, असेसमेंट करने का प्रॉपर तरीका क्या है? किसने रिटर्न भरा है उसकी कार्रवाई करो, छानबीन करो, और जब पूरी कार्रवाई और छानबीन करते उसको बोलते हैं प्रॉपर असेसमेंट। और प्रॉपर वर्ड से बना रेगुलर। एक होता है इरेगुलर, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक होता है रेगुलर जो ढंग से हो रहा है। तो सिंस इधर असेसमेंट ढंग से हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? रेगुलर असेसमेंट। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग ऐसा भी लिखो, स्क्रूटिनी असेसमेंट चलता है, मार्क्स मिलेगा। तो ये देखो अब इसकी थियरी, रेगुलर असेसमेंट। अब है ना इसका प्रोसीजर देखो। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, रेगुलर असेसमेंट कैसे होता है। दो स्टेप रट डालो, रट डालो दो स्टेप। पहले उसको ऑफिस बुलाओ, किसको? असेसी को। फिर उससे बातचीत करके उसकी इनकम कंप्यूट करो। खत्म, इतनी थियरी है। आगे बोलने में बहुत आएगा, याद इतना ही रखना है। कोई पूछे ना स्क्रूटिनी असेसमेंट कैसे होता है, तो क्या बोलना चाहिए? दो स्टेप, पहले उसको ऑफिस बुलाओ, फिर आमने सामने बातचीत करके उसका इनकम कैलकुलेट करो, और जो भी कमती ज्यादा एडजस्ट कर दो। कम भरा है तो मांग लो, ज्यादा भरा है तो दे दो उसको। ओके, तो ये दो स्टेप है, और बिकॉज दो स्टेप है सेक्शन भी दो है ना। तो पहले उसको ऑफिस बुलाओ, कहां लिखा है? 143(2). फिर क्या बोला? फिर बातचीत करके उसकी इनकम कंप्यूट करो, ये कहां लिखा? 143। और तुमको पता है इसका सीन कुछ ऐसा होगा, ये देखो, लुक हियर। एक से ना मैं आगे बढ़ू उसके पहले डिस्क्लेमर ले लो, सुनो डिस्क्लेमर। तुम लोग के मन में अभी बैठे बैठे आएगा, सर ये ऑफिस बुलाने की बात कर रहे हैं, आजकल तो हमने सुना है फेसलेस असेसमेंट होता है। मेरे को भी मालूम आजकल असेसमेंट कैसा होता है?
फेसलेस। लेकिन सी फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या मालूम है, अपनी असेसिंग ऑफिसर से फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी, ओके मीटिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन असेसमेंट करने का तरीका वैसा ही रहेगा। और बाय द वे फेसलेस असेसमेंट की थियरी मैं तुमको एक आगे लेटर स्टेज पे पढ़ाऊंगा, अभी बीच में उसको कंफ्यूजन की तरह क्रिएट किया ना, पूरा मैस हो जाएगा। थोड़े समय तक है ना, जब तक तुम लोग को इनकम टैक्स में ग्रिप नहीं आ जाए ना, ऐसा ही पढ़ो कि फेस टू फेस असेसमेंट हो रहा है। तो रियल असेसमेंट वैसा ही होता है, जैसे टीचिंग में भी कैसा था, रियल टीचिंग कैसा, बच्चे सामने आके बैठ के पढ़े। लेकिन मॉडर्नाइजेशन हो गया, घर बैठे वीडियो देख रहे, वो सब भी होता ही है ना, फेसलेस भी हो रहा है आजकल। ओके, तो फेसलेस असेसमेंट के ऊपर डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फेसलेस में खाली एक ही चीज होगी कि तुम्हारा फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगा, लेकिन ये जो मैं प्रोटोकॉल्स तुमको भी सिखाऊंगा वो मोटा मोटी सब सेम ही रहने वाले हैं ना। इससे फिलहाल अपने फेस टू फेस असेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये देखो फेस टू फेस कौन दिख रहा है इधर, एक एओ बैठा है, इधर असेसी बैठा है। एक्चुअली सी ऐसा इमेजिन करो, ये असेसिंग ऑफिसर की कैबिन है। आंख बंद करके इमेजिन करो, आंख खुली रहेगी तो भी चलेगा। एओ की कैबिन इमेजिन करो, और एक कुर्सी पे एओ बैठा है, दूसरी कुर्सी पे असेसी बैठा है। पता है मेरी ड्राइंग में इन लोग बैठे हुए नहीं दिख रहे, मेरे को अभी कुर्सी बनाने का टाइम नहीं था, उतनी कलाकारी नहीं थी मेरे में, सादा ड्राइंग बना है। लेकिन ऐसे इमेजिन करो, एक तरफ एओ बैठा है, एक तरफ असेसी बैठा है। और ये चीज क्या है बताओ, ये ऑफिस का टेबल है। अरे टेबल होता है ना यार, अरे किसी से मिलने आते तो ऑफिस टेबल होती है, तो ऑफिस टेबल है ये। और इधर एक कुर्सी है जहां एओ बैठा है, इधर एक कुर्सी है जहां असेसी बैठा है। और ये देखो, ये है मटीरियल्स गैदर्ड बाय एओ। समोसा नहीं है वो चाय नहीं रखी उधर, इसको क्या बोलते हैं, मटीरियल्स गैदर्ड बाय एओ। मतलब एओ ने क्या है, एसएससी की बैंड बजाने के लिए अलग अलग सामान इकट्ठे करके रखे। पुराने साल का रिटर्न लेके बैठा है, जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन आया होगा वो लेके बैठा है, कुछ थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिला होगा, सब कुछ इकट्ठा करके बैठा है। और उसको बोल रहा है तू आ मेरी ऑफिस तेरी अब बैंड बजाऊंगा दे, है ना। और ये क्या है, एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय असेसी। लैंग्वेज याद करो, एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय असेसी। क्योंकि अभी असेसी के ऊपर उंगली उठी है, तू चोर है, तू ये है, तू ये है, वो है, तो असेसी अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ एविडेंस लेके आया है। तो प्लीज मेरी ड्राइंग समझ लो, इसको क्या बोलेंगे, मटीरियल्स गैदर्ड बाय एओ एंड दिस इज कॉल्ड एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय असेसी। और ये एरो का मतलब क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, एओ के सवाल, असेसी के जवाब, उनके बीच में एक हॉट आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये क्या दिख रहा है, बिजली चमकती हुई दिख रही है, दोनों के बीच में मुठभेड़ और झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ओके, मेरे को बताओ क्या बातचीत करते हैं इन लोग इधर, बहुत बातें तो होती है लेकिन मेन बातें बता दो क्या। जैसे एओ बोलेगा कि सर जी आपने आपके रिटर्न में जो नेट प्रॉफिट देखा है कुछ ज्यादा ही नेट कर दिया है, माना कि टैक्स इज ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन आपका नेट कुछ ज्यादा ही नेट है, मतलब आपने ये सब खर्चे फालतू में काट दिए, मैं इन खर्चों को नहीं मानता हूं, मैं तो इसको एडबैक करूंगा। ये एओ ने बोला। फिर एसएससी बोले क्यों, ये खर्चा मेरे धंधे के लिए जरूरी है, मैं तो काटूंगा ही, इधर मुठभेड़ हो जाएगी। फिर वो बोलेगा ये नकली खर्चा है, इसका कोई बिल भी नहीं है, बिल ला के दिखाता हूं, ऐसी बात होगी। फिर कभी कभी ये बात होगी आपने इन पार्टी को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा। असेस बोले क्यों, किस बात का, इस पे टीडीएस आता ही नहीं है, आता है इस पे टीडीएस, वो बोले नहीं आता, इस पे झगड़ा होगा। मतलब इन शॉर्ट इनकम टैक्स में हम लोग जो सीखते हैं ना, वो सब मैटर के ऊपर डिस्कशन होता है। फिर सारा डिस्कशन होने के बाद क्या होगा, एक कागज के टुकड़े पे असेसी का इनकम कंप्यूट होगा, टैक्स कंप्यूट होगा, और कुछ ऐसा दिखेगा, वो देखो ये जो मैंने बनाया ना, ये पेज है, पेज कागज का टुकड़ा है। ओके सी मेरी ड्राइंग 2D है ना, 3D ड्राइंग्स नहीं है। सी जैसे ये वाला रेक्टेंगल क्या था, ये तो टेबल थी, लेकिन ये क्या बनाया मैंने, एक पेपर है, पेपर, एक कागज का टुकड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3). इसके अंदर इनकम कंप्यूट हुई है, टैक्स कंप्यूट हुआ है, और असेसी ने कम भरा है तो डिमांड कर लेंगे।
और बाई चांस असेसी ने कुछ ज़्यादा भर दिया तो रिफंड भी होगा। ओके, तो ये ड्राइंग है पूरी स्क्रूटिनी असेसमेंट की। तो मैंने बोला था पहले उसको ऑफिस बुलाओ, देखो आ गया, फिर बातचीत करके उसकी इनकम कंप्यूट करो, ये देखो उसकी इनकम कंप्यूट हो गई, एंड इनकम कंप्यूट होना मतलब असेसमेंट डन। अब इसमें ये देखना है कि इसका टाइम लिमिट्स क्या है, इसकी टाइम लिमिट क्या है। तो सी हियर लुक, पहले ये देख लो ना दो स्टेप्स क्या है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं तो बोलता हूँ हिंदी में छाप लो दिमाग में। क्या लिखा है, पहले उसको ऑफिस बुलाओ, इंग्लिश में क्या है, फर्स्ट कॉल द असेसी इन ऑफिस, फिर उससे बातचीत करके इंग्लिश से क्या बोलेंगे, डिस्कस विद असेसी एंड कंप्यूट दिस टोटल इनकम। तो दो चीज है। अब नेक्स्ट चीज क्या लूँ मैं, पहले उसको ऑफिस बुलाओ, कैसे बुलाएंगे, बोल बात करना, मुझे अकेला महसूस हो रहा है यार। उसको फोन करेंगे, हेलो असेसी आ रहा है क्या ऑफिस, ऐसे करेंगे। भाई फोन पे बात नहीं करते ये लोग। नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 143(2), प्लीज तुम लोग शब्द भी रटो, सेक्शन भी रटो। नोटिस आएगा, क्या नोटिस, अंडर विच सेक्शन 143(2), उसमें लिखेंगे कि सर आपको मेरी ऑफिस अटेंड करना है गुरुवार के दिन 4 बजे सो एंड सो तारीख को, और आपको आपकी सफाई पेश करने के लिए जो लेके आना लेके आओ, हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमको आप पे डाउट है। तो ऐसा लेटर आएगा। तो ये था, देखो क्या आएगा, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), लेकिन हर नोटिस का डेडलाइन होता है। ये नोटिस पता है कब आएगी, ये जानना जरूरी है ताकि बच्चों को मालूम पड़े ना कब तक फटी भी रहनी चाहिए अपनी, कब तक डरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि ये नोटिस डरावनी नोटिस है। अरे ये नोटिस में कि उसने पार्टी के लिए बुलाया नहीं है, अपनी बैंड बजाने के बुलाया है। तो ये नोटिस कब तक आ सकती है, सुन, 3 महीने तक आ सकती है, 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विद रिटर्न इज फाइल्ड। ये भी रिटर्न फाइलिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि तू रिटर्न भरेगा उसके बाद उसके मन में शक दौड़ेगा कि लफड़े वाला आदमी है। इससे गिनती कैसे करोगे, जब तुमने रिटर्न भरा वो दिन से नहीं, वो दिन से वो साल के एंड को एंड करो, साल को मतलब 31 मार्च, उसके बाद 3 महीना, और वो 3 महीना मार्च के बाद गिनोगे ना तो अप्रैल मई जून। तो मतलब जब तुमने रिटर्न भरा ना उस साल तो बुलावा आ ही सकता है, साल खत्म होने के बाद और 3 महीने तक कांपते रहे तो कभी भी बुलावा आ सकता है, और बुलावा आएगा तो नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) आएगी। ओके, ये टाइम लिमिट मैंने बोला ना, बहुत सारे टाइम लिमिट्स आएंगे, सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन याद भी रखना पड़ता है ना सब। तो क्या था, 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन रिटर्न इज फाइल्ड। तो टेल मी अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, तुम लोग सीए बन की फील करो, देख अपने रिटर्न भर देते, एक बार वो रिटर्न वाला साल निकल गया, उसके बाद साल एंड होने के बाद, एंड ऑफ द ईयर साल एंड होने के बाद और 3 महीना प्रार्थना करते रहो, कुछ ना हो, अगर नहीं हो तो बच गए, और अगर बैंड बजी तो बच गई। तो अपने को कब तक डरा हुआ रहना है, पूरा साल भर जब हमने रिटर्न भरा है। ओके टेल मी, मैंने रिटर्न अगर 3 जुलाई को भरा है तो 3 जुलाई से लेके पहले उस साल को एंड कर 31 मार्च, तब तक कभी भी नोटिस आ सकता है, और वो ईयर एंड होने के बाद और 3 महीना। सी अपने गिनते फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर है, ताकि क्या है वो एक ऑड डेट नहीं आना चाहिए, इवन डेट आना चाहिए, क्योंकि मार्च से गिनोगे तो जून आएगा ना। अब पता है इनकम टैक्स में जो नौकरी करते हैं ना एओ लोग, उन लोग के माइंड में जून बैठा हुआ है कि किसी की भी बैंड बजाने जून तक चिट्ठी पहुंचाना पड़ेगा, जून तक चिट्ठी पहुंचाना पड़ेगा, वो जून उन लोग के मन में बैठ गया है। अगर यही हम लोग गिनती ऐसे रखे होते तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, तो सबका रिटर्न फाइलिंग का डेट अलग अलग है, तो सबको बुलाने का डेट भी अलग अलग, कंफ्यूजन होता है ना। इससे 3 months इज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ओके, और एक चीज, हाँ, ये 3 महीने में ना नोटिस असेसी को रिसीव हो जाने चाहिए। पता है क्या होता है, कई बार इन लोग ने 3 महीने में नोटिस इशू तो कर दिया, लेकिन मेरे पास पहुंचा थोड़ा लेट, तो वो इनवैलिड नोटिस होता है।
आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल नोटिस क्या है, ईमेल के थ्रू आता है, और ईमेल तो कैसा है, बटन दबाते सेंड हो जाता है, इधर सेंड उधर रिसीव्ड। लेकिन फिर भी कितने लोग का ईमेल अकाउंट नहीं होता, कुछ होता नहीं। गांव का सीन इमेजिन करो, गांव के लोगों को आजकल भी फिजिकल चिट्ठी जाता है, तो सोचो फिजिकली इन लोगों ने नोटिस भेज तो दिया था विद इन 3 मंथ्स, लेकिन अपने को मिला 3 महीने के बाद। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, इट्स इनवैलिड। नहीं तो उनकी प्रॉब्लम, अपने बच गए। यस, उसका डाउट क्या था, उन लोगों ने गलत ईमेल आईडी पे डाल दिया, तो ठीक है, अपने बच गए। अपने बोल सकते ध्यान से देखना, काम ढंग से किया करो, हमने ईमेल आईडी क्या दिया, कहाँ भेज दिया। सी, इन लोग नोटिस नहीं भेज पाए, गलत भेजा, तो उनकी प्रॉब्लम है। ओके, बट डोंट वरी, दे आर वेरी स्मार्ट, उन लोग का रोज का काम है। इन लोग इतना केयरफुली काम करते, गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए, उनको भी नोटिस 3 महीने में निकालना है कि उसके हाथ में थमाना है, हाथ में थमाना है। लॉ में क्या लिखा था, नोटिस शुड बी रिसीव्ड विद इन 3 मंथ्स बाय द एसएससी, एंड इफ इट इज इश्यूड but received after 3 months, then it is not a valid notice. But see, ऐसा खाली ये नोटिस में ऐसा, आगे मैं तुमको जनरलाइज कर दूं, सुनो, आगे जितनी भी नोटिस की मैं बात करूंगा ना, किसी में ये नाटक नहीं है। एक और वक्त पे चिट्ठी निकल गई ना, बस इनफ है। हमारे पास पहुंचते पहुंचते लेट हुआ तो चलता है, खाली यही वाले सेक्शन में लिखा है नहीं चलेगा। क्योंकि सी, अगर तुम लोग चिट्ठी निकालोगे फिर उसको मिलेगी लेट, तो काम और ड्रैग जाता है ना। और उन लोग क्या चाहते, स्क्रूटी नहीं हुई तो फटफट खत्म भी करना है। ये तो पहले 3 महीना था ना, पहले 6 महीना था, अभी 3 महीना किया, क्यों, गवर्नमेंट चाहती है कि काम फास्ट फास्ट हो। और फास्ट फास्ट हो तो उन लोग ने पहले ही बोला है, इनकम टैक्स वालों, ऐसे फुर्सत में काम मत हो, 3 महीने में तुम निकालोगे फिर उसको चिट्ठी चौथे महीने में मिलेगी, कब तो काम चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मेक श्योर कि 3 महीने में उसको चिट्ठी रिसीव हो जाए। क्या हो जाए, रिसीव। एक्चुअली लॉ में रिसीव नहीं लिखा है, द नोटिस शुड बी सर्व्ड, सर्व हो जानी चाहिए। सर्व हो जानी चाहिए मतलब रिसीव हो जानी चाहिए। एग्जाम में क्या लिखो, नोटिस शुड बी सर्व्ड ऑन द एसएससी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ओके, नोटिस में लिखा क्या होगा, आजा मेरी ऑफिस में बात करेंगे, ये देख आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, बातचीत होगी। और पता है ये जो मीटिंग है ना, कभी कभी एक मीटिंग में सलट जाता है, कभी कभी 10 मीटिंग भी कम पड़ती है। लॉ ने क्या बोला है, जितना मीटिंग करना है करो, लेकिन 12 महीने में ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ये कौन सा 12 महीना, जो मैं कल से पढ़ा रहा हूं लास्ट लेक्चर से, ये देखो, ये देखो, 12 महीना फ्रॉम, ये एवाई से गिनना, ये रिटर्न से नहीं गिनना है। तो रिटर्न तो कितने भाई साहब लोग लेट भी भरते, खुद से नहीं भरते, उन लोग मांगते तब भरते। अरे रिटर्न तो एवाई के बाद भी जाता है ना, बहुत बार, मैंने पढ़ाया था ना यार। कितने लोग का रिटर्न एवाई में नहीं, एवाई के बाद, एवाई के बाद खुद से तो नहीं भर सकते, लेकिन उन लोग मांगते हैं ना। तो रिटर्न से गिनोगे ना तो ये 12 महीना तो और लंबा खींचा चला जाएगा। और लॉ क्या चाहता है, ये 12 महीना ज़्यादा ड्रैग नहीं होना चाहिए, इसकी गिनती तो एवाई से ही करेंगे। आई नो थोड़ा बहुत माइंड में पजल्ड फील होगा, बट मैं इसकी अच्छी ड्राइंग करके बता रहा हूँ। एक बार तुम लोग इतना तो गौर कर लो ना कि ये 3 महीना गिनना है रिटर्न की तारीख से, और ये 12 महीना गिनना है एवाई ईयर, असेसमेंट ईयर से गिनना है। ओके, एक ड्राइंग के थ्रू बताऊंगा। लेकिन ये 3 महीने में क्या करना है, उसको नोटिस भेज के ऑफिस बुलाना है, और 12 महीने में ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ऑर्डर का सेक्शन क्या है, 143(3), नोटिस का सेक्शन 143(2). सी, तुम लोग को मैं प्लीज रिक्वेस्ट किया, तुम लोग ये सब रट लो ना यार। मुझे कई बार ऐसा होता है तुम लोग के अंदर घुस के चलो मतलब, लेकिन मेरे पास एक लेवल के बाद मैं तुमको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद भी तुम लोग नहीं करो, सोचो भगवान के नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी।
एंड यू आर आंसरेबल टू योर गॉड, यू ओनली सी नाउ। ये चीज अब ये ड्राइंग में ट्राई करो, मजा आएगा। देखो भैया, इमेजिन किसी ने रिटर्न ये डेट को भरा था, ये पीवाई है, पीवाई मतलब जिस साल मैंने इनकम कमाई थी, और ये बाद में ए वाई है, और मैंने क्या अच्छे बच्चे की तरह रिटर्न टाइम वाइम पे भर दिया, जो भी ए वाई के अंदर ही रिटर्न भर दिया था मैंने। अब मेरे रिटर्न भरने के बाद मेरे को ऑफिस में बुलाएगा, कब बुलाएगा बताओ? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर रिटर्न इज फाइल, ऐसे पढ़ा था ना मैंने। तो रिटर्न यहाँ पे भरा है, तो अपने को 31 मार्च तक कभी भी बुलावा आ सकता है, और मार्च के बाद और 3 महीना जोड़ लो, यानी कि जून, कभी भी बुलावा आ सकता है। और लेट्स अज्यूम बुला लिया, फिर बुलाने के बाद बातचीत होगी, और 12 महीने में ये देखो लेटेस्ट ये दिख रहा है, ये डेट तक क्या हो जाएगा? ऑर्डर पास हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे असेसमेंट खत्म हो गया। ये तो अच्छा लगा था। अब है ना, इमेजिन करो उसका रिटर्न ही इधर नहीं भरा था उसने। अरे मतलब कितने लोग रिटर्न भरते ही नहीं है बेशर्मों की तरह, नहीं भरने का, जान दो ना, किसको मालूम पड़ेगा, किसको मालूम पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले स्मार्ट है, उनको लगा भाई ने रिटर्न नहीं भरा, उन लोग ने मांग लिया। पता है कब मांगा? ये जो 12 महीने है ना, इस पीरियड में नोटिस आया, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) आया, राय नोटिस। उस पर क्या बोला? सर आपका रिटर्न नहीं आया, जल्दी जल्दी भरो। और मैंने भरा। अब मेरे रिटर्न भरने के बाद वो मुझे ऑफिस बुलाना चाहता है, तो कब बुलाएगा? ऑफिस बुलाना मतलब ये चीज कब बुलाएगा बताओ? ड्राइंग से बात करते। ये देखो जल्दी, मेरा हाथ दिख रहा है कुछ? ये देखो, इसको मैं इधर बड़ा पोजीशन कर देता हूँ, एक से। सही है ना? हाँ। तो सी, आई फाइल्ड रिटर्न ऑन दिस डेट, और उसके बाद इस पीरियड में मुझे आ सकता है नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). उसके बाद और 3 महीना कभी भी आ सकता है ना? यस। माना कि टेक्निकल गिनती के हिसाब से ना अपना 3 मंथ्स इधर तक चल रहा है, ये देखो ना इधर तक, लेकिन ये 3 महीने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पास करने की डेडलाइन क्या है? 12 months फ्रॉम द एवाई, वो एवाई से गिनना पड़ता है। ओके, ये रिटर्न से नहीं गिनते, क्यों? लॉ ने क्या बोला है? देखो, बंदे को ऑफिस कब बुलाना है वो तो रिटर्न पे निर्भर करता है, क्योंकि जब तक उसका रिटर्न ही नहीं आएगा हमारे मन में शक भी नहीं दौड़ेगा, और तब तक उसको बुलाएंगे भी नहीं। तो बुलाना लेट हो सकता है, लेकिन बातचीत करके जो ऑर्डर पास करना है ना, उसको ज्यादा मत घसीटो, वो एवाई के बाद 12 months में हो जाना चाहिए। तो सी, अपना एवाई तो अपनी जगह पे अटल होता है ना, एवाई तो पीवाई से चिटका हुआ ही रहता है, तो 12 महीना उससे चिटका हुआ है। तो सुनो, एक मेरे को ड्रॉ करो, देखो। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है क्या हो रहा है? इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि 12 महीने की तलवार लटक रही है, लेकिन मेरा 3 महीने का टाइम तो वो 12 महीने के भी आगे चला गया। तो उसको क्या करूंगा? गोली मारो, चौकड़ी मारो। दैट मीन्स व्हाट? ऑटोमेटिकली असेसिंग ऑफिसर को मुझे इतने ही पीरियड में नोटिस भेज के ऑफिस बुलाना पड़ेगा। बहुत कट टू कट टाइम है, लेकिन क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। जैसे अपनी भी एग्जाम जब आ गई, पढ़ाई नहीं किए तो अपने एग्जाम तो नहीं खिसका सकते ना। पढ़ाई कम हुई तो कैसे तैसे शॉर्ट में पढ़ के निकलो। हम लोग अटेम्प्ट पोस्टपोन करते, लेकिन इमेजिन करो तुमको मई में एग्जाम देना ही है, और अपनी एग्जाम 2 मई को ड्यू है, तो एग्जाम तो उधर ही रहने वाली है। कोई बोले नहीं मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो शॉर्ट में पढ़ के जाओ, और क्या। तो वैसे इधर एओ प्रिपेयर्ड नहीं है, अरे बंदे का रिटर्न ही कब आया है, इतना लेट, तो अपने पास टाइम कितना है? कम। अरे होता है ना, कितने लोग का टाइम नहीं होता, फास्ट ट्रैक बैच लेता है, यूट्यूब से लेक्चर लेके काम चलाता है, तो करना पड़ता है। तो वैसे असेसिंग ऑफिसर को इधर मैनेज करना पड़ेगा। कोई एओ बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो ये 3 महीने का वैल्यू क्या है, फिर
लॉ में 3 महीना लिखा है, उसका इज्जत क्या है? सी 3 महीने के ऊपर है 12 महीना। सी 3 महीने में तो कुछ इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएट करना इंपॉर्टेंट होता है कि एंड करना? एंड करना। और एंड करने का डेडलाइन हैज गॉट ओवरराइडिंग इम्पैक्ट, और वो डेडलाइन कौन सी है? 12 महीना। इससे इस एग्जाम्पल में भले 3 महीने आगे घसीटे जा रहे हैं, लेकिन उसको दिल पे मत लो। एक तरह से डेडलाइन क्या होगी? ये 12 महीने के अंदर उसको ऑफिस भी बुला ले, ऑर्डर भी पास कर दे, काम समाप्त होना चाहिए। किसी भी सूरत में 12 महीने के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। इस मामले में लॉ कट्टर है। ओके, तो यू कैन से दिस 3 months टाइम हैज वैल्यू, बट इट कैनॉट बी मोर देन 12 months। ओके, बट ठीक है, अपने को लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिटर्न इज फाइल्ड। क्योंकि सी ये जो मैंने इधर एग्जाम्पल बनाया ना, ये तो रेयर चीज होगी ना। मेजॉरिटी लोग का कैसा होता है, रिटर्न असेसमेंट ईयर में ही आ जाता है, तो उसके बाद जो 3 months में हमने नोटिस दे भी दिए, तो अपने पास 12 महीने अच्छे खासे पड़े हैं ना अपने पास, है ना। तो इन शॉर्ट इधर भी मैंने 2 इलस्ट्रेशन लिए थे। केस 1 रिटर्न एवाई में भर दिया था, केस 2 एवाई के बाद भरा था। वो ऑब्वियसली खुद से तो नहीं भरा होगा, मांगा होगा तो, पर जो भी मांगने पे भरा ना, उसके बाद अगर असेसमेंट करना है तो 12 महीने के बियॉन्ड नहीं जा सकता। ओके, तो ये क्या खत्म हुआ? रेगुलर असेसमेंट। सी तुम लोग ने एक चीज देखा इधर, 2 आदमी, 2 सेक्शन, 2 स्टेप्स, 2 डॉक्यूमेंट, 2 टाइम लिमिट। क्या क्या बोलते हो? तो 2 आदमी कौन है? एओ असेसी। ओके, फिर 2 सेक्शन कौन से? 143(2), 143(3). ओके, 2 स्टेप्स क्या है? पहले उसको ऑफिस बुलाओ, फिर बातचीत करके उसकी इनकम कंप्यूट करो। फिर 2 डॉक्यूमेंट है, एक को बोलते हैं नोटिस, एक को बोलते हैं ऑर्डर। फिर 2 टाइम लिमिट है, नोटिस का टाइम 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर रिटर्न इज फाइल्ड, और दूसरा टाइम 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो सी देयर इज लॉट ऑफ रिमेंबरिंग इन्वॉल्व। ये चैप्टर में लेता ही क्यों मालूम है? ताकि तुम लोग ग्राउंडेड रहना सीखो, पढ़ना पड़ेगा। आज मैं कोई सीए इंटर का टॉपिक लेके चालू कर देता ना, तुम लोग के अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं डेवलप होता। अब ये सब देख के रियलिटी मालूम पड़ रही, इनकम टैक्स मजाक नहीं है, सब याद करना पड़ता है। तो रियलिटी सामने है ना, तो तुम लोग से मैं डिसिप्लिन इनकलकेट करवा पाता हूँ। मेरा सदियों से मेंटालिटी, ये चैप्टर से ही चालू करो, हर बच्चे को रियलाइज होगा कि रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने टाइम में अगर कुछ गोल गोल हो गया ना, लफड़े हो जाएंगे। ओके, और मैं तो बेचारा क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज को अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, है ना। तुमको रिक्वेस्ट कर सकता करो, बाद में तो तुम्हारे हाथ में गेम है ना पूरा। अबे ना, एक डाउट तुम लोग को अभी आया नहीं है, बाद में आएगा कि सर सुना है रेगुलर असेसमेंट में ना पूरी कार्रवाई होती है, इंक्वायरी होती है। सर 142 कहाँ हो रहा है? 142 स्पेशल ऑडिट, राय नोटिस, मतलब वेर इज द रोल ऑफ सेक्शन 142 इन दिस प्रोसीजर? क्योंकि सी 142 भी, ये देखो किधर गया ये ड्राइंग, देखो सेक्शन 142 का नाम क्या है उनमें? इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। ये देखो मैं हेडिंग लिखी है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। तो 142 बताओ क्या क्या हो रहा था? राय नोटिस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, स्पेशल ऑडिट। वो क्यों करवा रहे थे? असेसी की बैंड बजाने के लिए ना। तो अभी ये जो मैं पढ़ा रहा था, ये ड्राइंग किधर गया अपना रेगुलर असेसमेंट का, इधर भी तो वही हो रहा है। तो मतलब थोड़ा डिस्कनेक्ट फील होना चाहिए, मतलब 142 क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा है? तो सी 142 इसी का हिस्सा है, बट इट मे हैपन, मे नॉट हैपन। जैसे सी इसी ड्राइंग में मैंने 142 को घुसेड़ता हूं। जैसे मान लो एओ ने क्या है, असेसी को ऑफिस तो बुला लिया। कैसे बुलाया होगा? बोल, कैसे बुलाया होगा? ये नोटिस भेज के। फिर ऑफिस बुलाने के बाद इतना आर्ग्यूमेंट हुआ ना, एओ को लगा बहुत बोल रहे हैं तो चल तेरे को ऑडिट का मैं लेटर भेजता हूँ, स्पेशल ऑडिट। ये मीटिंग में ही एओ को लगा कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है रे, इसकी बुक्स में इतने बड़े बड़े कांड दिख रहे हैं, फिर भी उछल रहा है ज़्यादा।
तो उसको एक डायरेक्शन दे देगा, स्पेशल ऑडिट 142 2A। मतलब ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद ऐसे ही बातचीत करके मैटर सलट जाओ तो अच्छा है, लेकिन मैटर अगर गंभीर हो गया तो बीच में स्पेशल ऑडिट घुसेड़ देंगे 142A का, 142 2A का, या फिर 142 1 में क्या था, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, वो भी हो सकता है। और इन बिटवीन जीएसटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब ये ना इसी के साथ साथ हो सकता है। ओके। और वैसे भी मैंने 142 का टाइम फ्रेम क्या बताया था, बोला है, तुम लोग पढ़ पढ़ा के भूल जाते हो। ये देखो इसी पीरियड में होता है ना, और अभी जो मैं रेगुलर असेसमेंट की थियरी बता रहा हूं वो भी तो इसी पीरियड में हो रही है। तो 142 इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन करना नहीं करना वो असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है। ओके। पता है प्रैक्टिकली ये लोग क्या करते हैं, कैसे तैसे करके उसको पहले बुला लेते हैं, क्योंकि बुलाना एक टाइम ड्रिवन चीज है। क्या टाइम है बताओ, 3 मंथ्स। कि उधर असेसिंग ऑफिसर का चूक गया ना तो 142 का आचार डालेगा। अरे 3 मंथ्स में अगर ये डेडलाइन मिस हो गया, मतलब इमेजिन करो मैं ये हूं, मैं 142 के पीछे पड़ा हूं, करूंगा 142 मजे लूंगा ये करूंगा, और पता चला 3 मंथ से एक्सपायर हो गए, तो क्या फायदा है। इससे सी एक स्मार्ट ये क्या करेगा, अरे 142 तो करते रहूंगा यार, पहले उसको जो बुलाने की डेडलाइन है ना वो पकड़ लो, क्योंकि अगर ये 3 महीने में अगर वो बुलाना स्किप कर दिया ना, सब गया भाड़ में, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए असेसिंग ऑफिसर लोग इसको लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है, कैसे भी करके 3 महीने में उसको पत्र पकड़ा दो, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) का। बाद में अगर इच्छा हुई तो स्पेशल ऑडिट कर लेंगे, राय नोटिस भेज देंगे, जो करना है कर लेंगे। ओके, वो बाद में करो, तो नहीं करना है तो नहीं भी करेंगे, कौन बोलता है करना जरूरी है। आज अगर मैं स्मार्ट ए हूं तो क्या इसको सामने किसी को बिठा के ड्रिल करके उगलवा लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए यहाँ वहां का मगजमारी करना, किसी को बात करके भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए 142 इधर करना है कि नहीं, इट इज अ चॉइस ऑफ असेसिंग ऑफिसर। ओके। हाँ हाँ, कितनी बार ऐसा भी होता खाली 142 कर लिया, कुछ दम नहीं लगा, तो ये सब कुछ किया ही नहीं। और जैसे मैंने 142 किया, मुझे लग रहा है 142 चालू तो कर दिया, लेकिन इधर टाइम वेस्ट होने वाला अपना, छोड़ना, कुछ नहीं मिलने नहीं वाला आदमी से कुछ, उसको भी लग रहा है आदमी मतलब ठीक ठाक ही है, तो 142 स्टार्ट करके छोड़ दिया आदमी, ये सब कुछ किया ही नहीं। मतलब 142 को एकदम है ना ओपनली लो, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, इट कैन हैपन बिफोर कॉलिंग द एसएससी, इट मे हैपन आफ्टर कॉलिंग द एसएससी, इट मे हैपन एंड देन ऑल दिस मे नॉट हैपन ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। सी लॉ ने क्या बोला है, 142 तेरे को करना है तो कर, लेकिन अगर तेरे को रेगुलर असेसमेंट करना है तो ये दोनों स्टेप मैंडेटरी है। एज एन एओ मेरे लिए कंपल्सरी चीज क्या है, ये 3 महीने को कंप्लाई करना, नोटिस भेजने का टाइम, और ये 12 महीना, वो भी अगर मैं किसी की स्कूटी करना चाहूं तो। बाकी ये भी कोई जरूरी थोड़ी कि हर इंसान की छानबीन करो, नहीं करना है तो नहीं भी करेंगे ना। ओके। नहीं नहीं, अभी उसका डाउट क्या है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट क्यों बोलते हैं, तो बिफोर असेसमेंट मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स। टेल मी, ये स्टेप्स में इसको बोलेंगे असेसमेंट हुआ कि सेकेंड स्टेप को बोलेंगे, सेकेंड स्टेप। सी मैंने 142 का नाम बताऊं क्या रखा था, देखो मैंने क्या कानून में लिखा है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, तो बिफोर असेसमेंट मतलब बिफोर दैट 12 मंथ्स का एक्सपायरी। इसी बेसिस पे तो मैंने बच्चों को बताया, देखो ये मैंने ये तुमको हाईलाइट करके बता रहा 142 कब होता है, क्योंकि कानून में लिखा क्या, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, और असेसमेंट का मतलब क्या है, वो 12 महीने का जो पीरियड होता है ना वो, तो इधर तक कभी भी हो सकता है। वो बाकी 3 महीने के अंदर नोटिस भेज के ऑफिस बुलाना, वो तो प्रोसीजर को इनिशिएट किया है। फिनिशिंग कब बोलते हैं, 12 मंथ्स के डेडलाइन में जो होता है वो फिनिशिंग है, उसके पहले पहले 142 होगा। और इन शॉर्ट सेंटेंस याद रखो ना, 142 मे हैपन
may not happen. It can happen before calling the SSC. It can happen after calling the SSC. Anything is possible. And sometime it happens, but they don't do the main assessment, they just drop it. Okay. नहीं क्या करेगा, नहीं नहीं सी उसका डाउट क्या लो, ये देखो, ये देखो उसका डाउट क्या है, नहीं सुन, हर डाउट की रिस्पेक्ट करो। ये देखो उसका डाउट क्या है, सर ये मेरा ऑर्डर आ गया, इसके बाद स्पेशल ऑडिट के लिए मेरे को बोल सकता है, क्यों बोलेगा बताओ? स्पेशल ऑडिट भी क्यों करवाना चाह रहा था बताओ? तेरा सच्चा नेट प्रॉफिट जानना था, और तेरा सच्चा नेट प्रॉफिट उसको ऑर्डर में डालना था ना। ये देख ऑर्डर में क्या होता है, इनकम ना। तो सी एक बार ऑर्डर पास हो गया मतलब मामला खत्म, फिर स्पेशल ऑडिट क्यों करेगा? और वैसे भी 142 सेक्शन का हेडिंग क्या, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। तो ऑर्डर पास होना मतलब असेसमेंट इज डन। और बाद में 12वें महीने में क्या, 11वें महीने में हुआ, 10वें महीने में एक बार ऑर्डर पास हो गया मतलब असेसमेंट खत्म। और असेसमेंट खत्म हो उसके बिफोर होता है इंक्वायरी। हेडिंग ऑफ 142 इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट मीन बिफोर दिस मेन ऑर्डर इज पास्ड। ओके, यस, without issuing, yes, that's what he asked ना। see अभी मैंने क्या बोला, 142 may happen may not happen, फिर क्या बोला, it can happen before calling the SSC। मतलब एसएससी को बुलाया ही नहीं है। जैसे मैं ये हूँ, मेरे माइंड में ऐसा है भी नहीं, मैं ऐसे ही राय नोटिस भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, सेटिस्फाइड था तो छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया ना केस। ये बात हुई थी ना यार। तो कई बार इन लोग 142 का माहौल बनाते, थोड़ा बहुत इनिशिएट करते, लेकिन उनको लगता है ठीक ठाक यार, मतलब लफड़े वाला केस नहीं है, तो छोड़ दिया, ये किया ही नहीं। ओके, सी एवरीथिंग इज डिस्क्रिशनरी, बट अगर मैं ये चीज करना चाहता हूं तो उसके ये 2 स्टेप्स कंपल्सरी है। कंपल्सन इधर है। ओके, AO doesn't issue, हाँ तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। सी करेक्ट ना, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये दोनों चीज कंपल्सरी बोला, बोला ना मैंने, रिपीट भी किया, तो कंपल्सरी है। तो डैट मीन्स अगर ये चीज नहीं की तो थोड़ी देर पहले बोल, अरे मैंने बोला एओ लोग क्या है, ये 3 महीने को बहुत सीरियस लेते, क्योंकि अगर ये 3 महीने में वो स्किप हो गया तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते, बोला था अभी मैंने, है ना। सो इन शॉर्ट सी, ये 3 महीने में एसएससी को बुलाना जरूरी है। हाँ, अगर ये 3 महीने के अंदर जो नोटिस अंडर 143(2) नहीं भेजा ना, तो आगे मेहनत करके मतलब ही नहीं है। लेकिन उसका माइंड में क्या था, रियल लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है, तो हुआ है तो इन लोगों ने वॉइड कर दिया, इट्स वॉइड। क्योंकि प्रोटोकॉल क्या है, स्टेप 1 143(2) भेजना ही पड़ेगा, और वो भी सही कब माना जाएगा, जब 3 महीने में उसको नोटिस रिसीव हो जाए तो बोले स्टेप 1 बराबर हो गया। फिर स्टेप 2 12 महीने में ऑर्डर पास होना ही चाहिए। इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो कंपल्सरी और मैंडेटरी चीज है। ओके, बाकी अपने 142 का जो बोल रहे वो तो होना नहीं होना उसकी चॉइस है, नहीं करना नहीं करेगा। ओके, यस, बराबर बराबर कर सकता है ना। पर सी उसका डाउट क्या ना, देखो किसी को एसएससी को बुला लिया, है ना, बुला टाइम पे ले, देखो ये वाला केस देखो ना, रिटर्न भरा था, उसको ये 3 महीने में नोटिस भेज के बुला लिया, उसके बाद भी 12 महीने को तो अभी टाइम है ना, तो ये लोग टाइम पास कर सकते हैं। इन लोग को कोई शौक नहीं है, इन लोग है ना ड्यूटी कर दे, नौकरी कर दे, नौकर लोग हैं, उन लोग को जितना जल्दी सल्टे वो अच्छा लगता है। बाकी ड्रैग करना चाहे तो कर सकता है ना। हाँ,
असेसी ड्रैग करेगा लेकिन वो सुनेगा नहीं ना। अल्टीमेटली उसके हाथ में तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर मुझे एक और मीटिंग करनी, एक और मीटिंग करे, कर ले। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से चला गया, जब ये 12 मंथ्स का डेडलाइन आ गया, तो बोले यार बहुत बोल रहा है, चल निकल, अभी ऑर्डर पास हो रहा है, खत्म। मतलब मिलजुल के ही होता है, थोड़ा अपने रिक्वेस्ट। हाँ मतलब उसका ये कहना था असेसी थोड़ा ड्रैग कर सक करो ना, कितना ही ड्रैग कर लोगे। अल्टीमेटली जब 12 महीने की एक्सपायरी आएगी, उसको तो ऑर्डर पास करके फिनिश करना ही है, उसके बियॉन्ड तो खींच ही नहीं सकते। और वो लोग के एक बार केस खोलते हैं ना, 12 महीने के अंदर फुल स्टॉप लगाते ही है। ओके, बाई चांस 12 महीने में नहीं हुआ, मैटर ऐसे ही छूट गया, तो क्या बोलते हैं असेसी, बच गया। बच गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्केप्ड। वो थियरी भी आने वाली है, दिखाऊं? ये देख देख, धीरे धीरे तुमको एस्केपिंग वर्ड अंदर से फील होगा। एस्केप, जैसे अभी तुमको फीलिंग आ गई होगी कि किसी को 3 महीने में नोटिस भेज के बुला हुआ तो लिया, बातें किए जा रहे, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन वो 12 महीने की डेडलाइन में ऑर्डर ही पास नहीं हुआ, तो केस खुला हुआ अटक गया हवा में। तो क्या बोलते हैं एसएससी, एस्केप हो गया। अब मन में डाउट गया, तो सर फिर क्या करते, ये इंक्विजिटिव रेस को कंट्रोल करके रखो, वो जब आएगा तब तुमको पढ़ाऊंगा। ओके, एस्केपिंग के ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूँ, मैं तो बोल रहा ना, ये तो हॉट फेवरेट थियरी लोगों की। ओके, आईसीआई की खास करके एग्जाम में अगर कुछ पूछेंगे ना, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन बच्चों को मैं डायरेक्टली ये नहीं पढ़ा सकता, सफ़र पूरा लाइन से ही करना पड़ता है। ओके, लेकिन एक दिन तुम लोग को भी रियलाइज हो जाएगा, सर ने पढ़ाया बहुत क्यों, लेकिन मेन तो ये है। बट यू कैनॉट स्किप अदर थिंग बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। क्या खत्म हो गया अपना, रेगुलर असेसमेंट खत्म हो गया। ओके